Audio Jungle. नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वायरस का डबल अटैक, अब बर्ड फ्लू का खतरा। जिले में बर्ड फ्लू रोकने अलर्ट जारी। बुधवार की प्रातः वारासिवनी नगर में मिले मृत कौवों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए भोपाल। पशु चिकित्सा विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मनुष्य के श्वसन तंत्र को डैमेज कर देता है बर्ड फ्लू। अशासकीय शैक्षणिक संगठन ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। 5 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। आरटीआई की राशि बढ़ाकर दिए जाने की मांग। ट्यूशन फीस देने सरकार जारी करे अभिभावकों के लिए आदेश। बैठक के बाद भी बस स्टैंड की व्यवस्था पर नहीं हुआ सुधार। 1 माह पूर्व यातायात थाने में हुई थी बस संचालकों की बैठक में लिए गए थे महत्वपूर्ण निर्णय, नहीं हुआ अमल। यातायात विभाग ने दी सफाई। बस स्टैंड में खोल दी गई 8 महीनों से बंद पुलिस चौकी, अब सुधरेगी व्यवस्थाएं। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस का कहर कम भी नहीं हो पाया था कि एक नए वायरस की एंट्री हो गई है। भारत में एक बार फिर से बर्ड फ्लू संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में तेजी से बर्ड फ्लू वायरस के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में हड़कंप की स्थिति नजर आ रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृत कौवे मिले हैं, जिनमें बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। जबकि बुधवार को बालाघाट जिले के वारासिवनी क्षेत्र में भी कौवों की मौत के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। जानकारी के अनुसार जिले के नगरीय क्षेत्र वारासिवनी में 6 जनवरी को 2 कौवों के मृत पाए जाने के मामले को कलेक्टर दीपक आर्य ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट को निर्देशित किया कि वे मृत कौवों के सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भोपाल भिजवाएं। इसके साथ ही ये भी निर्देशित किया कि जिले में कहीं पर भी पोल्ट्री फार्म और अन्य स्थानों में पक्षियों की अप्राकृतिक मृत्यु होने पर तत्काल उसके सैंपल की जाँच कराएं। वारासिवनी के कैरियर हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में 2 कौवों के मृत पाए जाने की सूचना पर उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा तत्काल पशु शल्यज्ञ डॉक्टर योगेंद्र घोड़ेश्वर को मौके पर भेजकर उनके सैंपल एकत्र करवाए गए। दोनों मृत कौवों के सैंपल राज्य स्तरीय पशु रोग नियंत्रण प्रयोगशाला भोपाल भेज दिए गए हैं। बर्ड फ्लू की प्रदेश में दस्तक के बाद पशुपालन विभाग बालाघाट भी अलर्ट हो गया है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट डॉक्टर पीके अतुलकर ने जिले के समस्त पशु चिकित्सकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे प्रवासी पक्षी, जंगली पक्षी और मुर्गियों पर निगरानी रखें। यदि पक्षियों, मुर्गियों की अप्राकृतिक मृत्यु होती है तो तत्काल कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट को सूचित करें। जानकारी अनुसार प्रदेश के इंदौर शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में कौवों की मौत से अलर्ट जारी किया गया है। विकासखंड वारासिवनी से प्रॉपर वारासिवनी में 2 कौवों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके लिए हमने यानी एक टीम बना करके उसका सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है और वो कुछ ही समय पश्चात हम यहाँ से उसको भोपाल स्टेट DI लैब भोपाल के लिए भिजवा दें। सर, क्या समझ में आया जैसे प्रदेश में ये कौवों में जिला इंदौर में जो कौवे मरे थे उसमें पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू से मरे हुए हैं ये। उसी को देखते हुए हमने पूरे ज़िले में अलर्ट कर दिया गया है। पूरे ज़िले में हमने एक जिला कंट्रोल रूम बना दिया गया है। उसके अलावा सभी ब्लॉक में भी ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम में स्थापित कर दिया गया है। जैसे ही और सभी से अनुरोध किया गया है, सभी
कि अपने पोल्ट्री फार्म में या बैकयार्ड पोल्ट्री में या किसी भी अप्राकृतिक कारण से पक्षियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है उन्हें, तो वो तत्काल इन कंट्रोल रूम में सूचित करें ताकि हम वहाँ पे जा कर के उसका परीक्षण कर सकें और तथा उसके सैंपल कलेक्ट करके उच्च DI लैब भोपाल को प्रेषित कर दें। उप संचालक डॉक्टर अतुलकर ने बताया कि प्रदेश में कौओं में पाया जाने वाला वायरस H5N8 अभी तक मुर्गियों में नहीं मिला है। मुर्गियों में पाया जाने वाला वायरस सामान्य रूप से H5N1 होता है। यदि पक्षियों की आंख, गर्दन और सिर के आसपास सूजन है, आंखों से रिसाव हो रहा है, कलगी और टांगों में नीलापन आ रहा है, अचानक कमजोरी, पंख गिरना, पक्षियों की फुर्ती, आहार और अंडे देने में कमी दिखाई देने के साथ असामान्य मृत्यु दर बढ़े तो सतर्क हो जाएं। इसे कदापि छुपाएं नहीं, वरना ये परिवार के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पक्षियों की मृत्यु की सूचना तत्काल स्थानीय पशु चिकित्सा संस्था या पशु चिकित्सा अधिकारी को दें। बता दें कि बर्ड फ्लू बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस से फैलती है। ये बीमारी इंसानों के साथ साथ जानवरों और पक्षियों में तेजी से फैलती है। बर्ड फ्लू इतना घातक होता है कि कुछ ही दिनों में इससे मौत तक हो जाती है। ये पक्षियों में तेजी से फैलता है। ये वायरस मनुष्य को भी संक्रमित करता है। कोरोना वायरस की तरह मनुष्य के श्वसन तंत्र को डैमेज कर देता है। जानकारों की माने तो बर्ड फ्लू के मरीजों को आमतौर पर सूखी खांसी, गले में खराश, बंद नाक या नाक बहना, थकान, सिर दर्द, ठंड लगना, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में दर्द, नाक से खून बहना, सीने में दर्द की शिकायतें होती हैं। अशासकीय शैक्षणिक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के चतुर्वेदी के नेतृत्व में 6 जनवरी को संगठन के पदाधिकारियों ने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर सौंपा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए अशासकीय शैक्षणिक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष के चतुर्वेदी ने बताया कि वर्तमान समय में प्रदेश के अशासकीय विद्यालय कोरोना काल में बहुत खराब दौर से गुजर रही हैं, जिनका पोषण व संरक्षण करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने बताया कि शासकीय विद्यालय बंद होने से संस्थान आर्थिक रूप से पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। नित नए आदेश अभिभावक लेकर खड़े हो जाते हैं एवं ट्यूशन फीस तक नहीं दे रहे हैं। अतः सरकार से मांग है कि ट्यूशन फीस जल्द जमा करने के लिए सरकार आदेश जारी करे। उन्होंने बताया कि RTI की राशि गत 3 वर्षों से लंबित पड़ी है। इस हेतु शासन द्वारा कोरोना काल में भी शैक्षणिक संस्थाओं, कर्मचारियों, प्राध्यापकों को कोई आर्थिक मदद नहीं की गई। अतः RTI की राशि सत्र 2020-2021 तक बिना KYC के अतिशीघ्र जारी की जाए। साथ ही अन्य राज्यों की भांति राज्य में भी RTI की राशि बढ़ाकर दी जाए। उन्होंने बताया कि दूसरे प्रदेश में मध्य प्रदेश की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा राशि मिलती है। वहीं उन्होंने नगरपालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों द्वारा लिए जा रहे विभिन्न टैक्सों को खत्म करने सहित अन्य मांगे की। हमने जो अशासकीय महाविद्यालय हैं, जो विद्यालय अशासकीय विद्यालय जो हैं, आज 10 महीने से बंद पड़े हैं और उनमें जो कार्यरत स्टाफ है, वहाँ जो भौतिक संसाधन है, उनके लिए आर्थिक व्यवस्था कैसी की जाए, आर्थिक नियोजन कैसे किया जा रहा है संस्थाओं द्वारा, उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा की। साथ ही हमने मांग की है कि RT का जो पैसा हमारे स्कूलों में जब हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उसमें कोई भेदभाव कोई भी अशासकीय इंस्टीट्यूशन नहीं करता। सारे विद्यालय जितने भी हैं, अशासकीय विद्यालय हर वर्ग के बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन सरकार 3-3 साल से पैसे नहीं दे रही है। 2017 से पैसा नहीं मिला है। कर्मचारी परेशान है, अधिकारी ध्यान नहीं देते। तो हम लोगों ने पूरे प्रदेश में दौरा शुरू किया है और हर ज़िले में जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं अभी प्रथम चरण में कि भाई इनका जो अधिकार है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी राशि 3 साल की रोक के क्यों रखा आपने, उनको अविलंब आप इंस्टीट्यूशन को रिलीज़ करिए। और RT का पैसा जो दूसरे स्टेट में दिया जाता है, दूसरे स्टेटों में सपोज कीजिए यहाँ 5,000 मिलता है तो वहाँ 15,000 मिलता है, तो 3 से 4 गुना पैसा दूसरे स्टेट में मिलता है। हमारे यहाँ प्रपोजल बनाने में गड़बड़ी होती है, आपके ज़िले से भी गड़बड़ी है प्रपोजल में। तो हम इस पर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों में डॉक्टर B गौतम, अलका चौधरी, A तोमर, K जयतवार, अब्दुल नफी सहित अन्य मौजूद रहे।
नगर के बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं को लेकर बीते माह यातायात विभाग ने बस संचालकों की बैठक लेकर बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने रणनीति बनाई थी, लेकिन बैठक के दौरान न तो स्थिति सुधर पाई और न ही विभाग ने कोई कार्यवाही की। जब बीटीवी की टीम ने यातायात विभाग से जानकारी ली तो आनंद फानंद में विभाग ने बस स्टैंड में कोरोना काल से बंद पड़ी पुलिस चौकी को पुनः प्रारंभ करते हुए एक एएसआई और आरक्षक की तैनाती कर दी और आगामी दिनों में कार्यवाही का आश्वासन दिया। बता दें कि बीते माह पूर्व आयोजित की गई बैठक के दौरान बस स्टैंड में यात्री बसों को उचित स्थान पर खड़ा करने सहित निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व बस स्टैंड में पहुंचने सहित बस स्टैंड में दुकानों को व्यवस्थित करने सहित अनेक मुद्दों पर यातायात विभाग और बस संचालकों ने निर्णय लिया था। लेकिन देखने में आ रहा था कि बैठक के निपटने के बाद बस स्टैंड की व्यवस्थाएं जस की तस ही रहीं, जिसको लेकर जब बस स्टैंड के कुछ लोगों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि यातायात विभाग की बैठक को मात्र छलावा बताया। इस दौरान बस स्टैंड एजेंट प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को सुधारने मात्र चालानी कार्यवाही एकमात्र हल है। उन्होंने कहा कि यातायात विभाग के अधिकारी और प्रशासन बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं, जिसके चलते यहां समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अधिकांश बसें लंबे समय तक बस स्टैंड में खड़ी रहती हैं, जिसके चलते अन्य बसों को खड़ा करने के लिए स्थान ही नहीं बचता, जिससे कभी कभी विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड में अन्य वाहनों की आवाजाही होने और पार्किंग व्यवस्था न होने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसको जल्द ही दूर करना चाहिए। भैया क्या हो रहा है कि कुछ मोटर मालक, मैं व्यक्तिगत नाम लेना नहीं चाहता, जो लोगों को गुमराह करते हैं। एक्चुअल में कायदे से आप लोगों को मीटिंग लेना चाहिए एजेंटों की, है ना। एजेंटों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, जो सेठ लोग उनको बोलते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं जितने भी एजेंट है ना। वो बोलेंगे गाड़ी खड़ी रहने दो, खड़ी रहने दो, वहाँ जाके कुछ अलग बात करेंगे कोई भी सेठ है, और काम वो अपने हिसाब से करते हैं। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से एक निवेदन है कि आप तुरंत इनका चालान करें, तब जाके इनकी कमर ठीक होगी, अन्यथा ये कुछ नहीं करने वाले, जैसा था वही चलते रहे। मेरे हिसाब से एक हाथ बार साहब आए थे, उसके बाद कोई उनकी उपस्थिति नहीं रही स्टैंड के अंदर, ये दिक्कत वाली बात रही है। इसके पहले भी हमने जाके बोले, अभी बीच में कन्हैया राउत के साथ हम लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कन्हैया भाई ने कि हम लोग एजेंटों की मीटिंग रखते हैं और उसके बाद जो भी बात होगी हफ्ते भर के अंदर आपको स्थिति क्लियर कर देंगे। पार्किंग नहीं होने की वजह से बहुत दिक्कत होती है, कोई भी कार वाला लाके डाल देता है, कोई भी गाड़ी लाके डाल देता है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन? मैं शासन प्रशासन से बहुत निवेदन चाहता हूँ कि एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था कर दें, जिसकी वजह से अपने को नगर पालिका में एक अच्छा आवक हो जाए और गाड़ियाँ एक साइड लगे रहने से क्या ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं दिखेगा और समय पर गाड़ियाँ लगे, उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। अभी आदरणीय कलेक्टर महोदय जिसके पहले जो थे चंद्रशेखर जी और गौरव तिवारी जी के रहते बाकायदा गाड़ियाँ अच्छे से लगती थी, अच्छे से निकलती थी। अभी की स्थिति थोड़ी सी बड़ी दयनीय है। इधर मामले में चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष योगेश यादव ने बस स्टैंड की अव्यवस्थाओं के अलावा बस संचालकों और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक के दौरान सभी ने अपनी सहमति दर्ज कराई थी, लेकिन मात्र 1-2 दिन के लिए ही यहां कुछ कार्यवाहियां दिखी, जिसके बाद स्थिति जस की तस हो गई। उन्होंने चर्चा के दौरान यह भी बताया कि कोरोना काल के बाद से बस संचालकों के द्वारा ऐसी बसों का संचालन किया जा रहा है जिनका ना तो फिटनेस है और ना ही इंश्योरेंस, जबकि परमिट भी नहीं है, जिससे न केवल प्रशासन को लाखों रुपए की क्षति हो रही है बल्कि यात्रियों के लिए भी यह एक खतरा है। उन्होंने बताया कि संगठन के माध्यम से कई बार पत्र लिखकर उन्हें मामले की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्यवाही न किया जाना आश्चर्यजनक है। जी देखिए, जहाँ तक मोटर मालिकों और यातायात थाना प्रभारी महोदय इन लोगों की जो बैठक हुई थी, तो यहाँ के मोटर मालिकों ने भी उसमें सहमति दिखाई थी, है ना। लेकिन वो बस 1-2 दिन के लिए था, उसके बाद बाकी यथावत रूप से जो आज अव्यवस्थाएं हो रही है वो आप लोग भी देख रहे हैं, और ना तो उसके बाद यहाँ पर शासन प्रशासन आया, ये तो अगर छोटी मोटी बात है। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि विगत कोरोना काल के बाद से जो बसें चालू हुई है, इसमें से कई बसें तो ऐसी संचालित हो रही जिनका परमिट तक के नहीं है, जिसका रोड टैक्स पैड नहीं है, जिससे शासन प्रशासन को लाखों रुपए की क्षति हो रही है आज। लेकिन पता नहीं, हमने अपने कार्यालय के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, हमने बालाघाट जिले के जितने आला अधिकारी खड़े बड़े खरीवन संबंधित, यहाँ तक एसपी साहब को भी हमने अवगत कराया,
लेकिन आज तक इस विषय पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मतलब शासन प्रशासन से कोई किसी प्रकार की कोई सूर नहीं ली जाती, कोई ध्यान नहीं दिया जाता? जी नहीं। अब अभी जैसे कि हमने नॉलेज में डाला है और हमने भाई देखो आज जो कुछ भी आज है, चाहे गाड़ियों का टाइमिंग हो, परमिट हो, सब कुछ नेट के ऊपर है। उस नेट के माध्यम से हमने देखा यहाँ तक कि जो हमारी गाड़ियाँ भी संचालित होती है उनके आगे जो परमिट है, लोगों के परमिट नहीं है, खत्म हो गए हैं, फिटनेस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है। उसके बावजूद यहाँ के मोटर मालिक बेधड़े से गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। अभी पता नहीं कि शासन प्रशासन के साथ में साठगांठ है क्या है, ये तो नहीं पता हमें। वैसे तो क्या बोलते हैं, ये यातायात प्रभारी और जिला परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि परमिट और ये सब चेक किया जाए। जी। अभी यहाँ आते हैं वो चेक करने। जी। और इस बारे में हमने अवगत भी कराया है, यानी दिसंबर 2020 में हमने पत्र के माध्यम से इनसे कहा था कि आप आइए, जो गाड़ियां बेखौफ बेधड़क, कल को बालाघाट जिले में कोई बड़ी दुर्घटना घट गई किसी बस से तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा, इस ओर हमने शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करवाते हुए पत्र लिखा, लेकिन उस पत्र की भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इधर मामले में यातायात थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला ने कहा कि कल ही उनके द्वारा बस स्टैंड में कोरोना काल से बंद पड़ी पुलिस चौकी को प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें थाने के एक एएसआई और एक आरक्षक की तैनाती की गई है, जो कि बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को सुधारने का कार्य करेंगे। इसमें यातायात विभाग द्वारा जो अपनी चौकी बंद पड़ी हुई थी, कल से उसको पुनः प्रारंभ करवाया गया है और थाने से भी एक एएसआई एक आरक्षक की ड्यूटी सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक के लिए डेली लगाना हम लोगों ने प्रारंभ करी है। जिससे जो बसें खड़ी रहती हैं या जो सही कर रहे हैं वहीं पे खड़ी करके ऐसी स्थिति ना बने और कोई भी बस केवल अपने निर्धारित समय से पहले 20 मिनट पहले आए और सवारी लेके वहाँ से निकले, जिससे अनावश्यक जाम की स्थिति वहाँ ना बने। तो हम लोगों ने अपनी चौकी भी प्रारंभ कराई है, साथ ही स्टाफ लगाना पुनः प्रारंभ कराया है और आज ठेले भी हटवाए हैं इस संबंध में। पिछले 2 माह में बालाघाट पुलिस को नक्सली गतिविधियों में 3 बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें लाखों रुपए के अंतर्राज्यीय इनामी नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। इस घटना से बौखलाए नक्सलियों ने बालाघाट में बीते दिनों ऐसी चिट्ठी भेजी, जिसके बाद से बालाघाट सहित 2 अन्य जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बालाघाट पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में 3 इनामी महिला नक्सलियों को जब से मुठभेड़ में मार गिराया है और प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बालाघाट पहुंचकर नक्सली मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन दिया। उसके बाद से नक्सली संगठनों ने बौखलाहट के साथ एक पत्र मीडिया में जारी किया, जिसमें पुलिस के मुखबिरों और अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस ने किसी अनहोनी घटना की आशंका को देखते हुए सभी ओर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये पिछले 6-8 महीनों से लगातार ही पुलिस एक्स्ट्रा अलर्ट पे चल रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पड़ोसी राज्य में भी, राजनांदगांव में या गढ़चिरौली में, बस्तर में लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, बालाघाट में भी लगातार सर्चिंग चल रही है। जो हमारे जॉइंट ऑपरेशंस भी चलते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ और मध्य प्रदेश में मंडला के साथ, हमारा CRP है, हॉक है, तो लगातार हाई अलर्ट में चल रहे हैं और उसी का नतीजा है जो पिछले 3-4 महीनों में कुछ सब कामयाबी भी हम लोगों को मिली है। निश्चित तौर पे उसके बाद से हमें और हाई अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है, जो कि हमारा पूरा पुलिस बल हाई अलर्ट पे है, पूरी सुरक्षा के साथ, सावधानी के साथ ही पूरी एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, खबरें आती गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पिछले माह बालाघाट दौरे के दौरान यह घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में नक्सलवाद के बढ़ते कदम को रोका गया है और उन्होंने कहा था कि बालाघाट जिले में नक्सली गतिविधियों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाएगा। इस पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शीघ्र ही बालाघाट एवं मंडला में 3-3 कंपनियां तैनात होंगी। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दिनों नक्सलियों ने बालाघाट जिले में अपनी घुसपैठ बढ़ा दी है। उसकी पर्याप्त बल की? जी हाँ, बिल्कुल पूरा पर्याप्त बल है। इनफैक्ट अभी पुलिस मुख्यालय ने भी अपना हॉक फोर्स का मुख्यालय बालाघाट में शिफ्ट किया, आप सभी की जानकारी में है। उससे हम लोगों को और बल मिलेगा, एक्स्ट्रा हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा कभी भी। साथ ही साथ और भी एक्स्ट्रा बल जो है समय समय पे मुख्यालय हम लोगों को प्रोवाइड कराता है, पूरा बल है। पिछले महीने गृह मंत्री जी का दौरा हुआ था, उन्होंने कहा था कि अतिरिक्त बल भेजा जाएगा, 3 कंपनियां जी। उसमें कब तक सर ये फोर्स बालाघाट पहुँच जाएगा? मुझे लगता है कि आगामी 1 महीने में ये पूरा क्रियान्वयन पे हो जाएगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं और पूरा 6 कंपनी के बारे में उन्होंने बताया था, जिनमें से 3 मंडला और 3 बालाघाट में डिप्लॉय होंगी।
तो उसकी भी तैयारियां हैं। वो बल भी हमको इसी तरह से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मिल रहा है और उसके आने से हमारे इस नक्सल विरोधी अभियान में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सर, गृह मंत्री जी ने भी कहा था छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट के दौरान पुलिस चौकियों और मुख्यालय से संपर्क करके नक्सलियों के द्वारा किसी भी घटना दुर्घटना को रोकने की पुलिस मुहिम लगातार जारी है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।